हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन एनसीईआरटी में। मैं यहां आप सभी के सामने उपस्थित हूं एनसीईआरटी कक्षा 7 की पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। जैसे कि दिया गया है अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की गति का कारण क्या है। जो पृथ्वी की गति जो है उसका कारण क्या है। जैसे स्थलमंडलीय प्लेट या भूकंप ज्वालामुखी जो है इसका कारण क्या है। इसमें ऑप्शन दिया गया है अंतर्जनिक बल, ऑप्शन बी बहिर्जनिक बल, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी अंतर्जनिक बल भी है और बहिर्जनिक बल भी है। अब कहोगे कि अंतर्जनिक बल और बहिर्जनिक बल क्या होते हैं, क्या कहते हैं इसको। जो बल क्या है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, अंतर्जनिक बल। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अंतर्जनिक बल। और जो बाहर होते हैं, बाहर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं बहिर्जनिक बल। क्या होते हैं, बाहर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं बहिर्जनिक बल। ठीक है। या इंग्लिश में बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स या एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है। जो अंतर्जनिक होगा उसे बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्स, या बहिर्जनिक जो होगा उसे बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सॉरी अगला प्रश्न है भूकंप तरंग पृथ्वी सतह पर सबसे पहले जहां पहुंचती हैं वह क्या कहलाता है। क्या, कि भूकंप तरंगे पृथ्वी सतह पर सबसे पहले जहां पहुंचती हैं तो वो क्या कहलाता है, अधिकेंद्र, अभिकेंद्र, फोकस या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, देखो, अभिकेंद्र हो या फोकस हो, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात होती है। लेकिन अब अधिकेंद्र देखो सीधी क्या, पृथ्वी के धरातल पर, धरातल, धरा आ गया ना, धह से ये, और इसके अंदर भी धह का ही अंतर है और इसके अंदर भह का, भह से भीतर, जो भीतर होगा उसे एक बोलते हैं अभिकेंद्र, और जो बाहर होता है अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंप तरंगे जहाँ पहुँचती हैं वह क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। ठीक है, क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न क्या, बिसर्प स्थलाकृति बनती है। बिसर्प स्थलाकृति जो बनती है किसके द्वारा बनती है, बिसर्प स्थलाकृति बनती है नदी द्वारा। किसके द्वारा, नदी द्वारा। ये नदी द्वारा बनेगी, क्या बनेगी, नदी द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैंने यहाँ पर एक चित्र मेंशन किया है कि बाढ़कृत मैदान, यह क्या है कि जब नदी, क्या, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहती हैं। क्या, जो मोड़दार मार्ग होते हैं जैसे कि ये इस तरीके से, जब नदियाँ मैदानों में प्रवेश, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो मोड़ पर बहती हैं, मोड़दार मार्ग पर बहती हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विसर्प। क्या बोलते हैं इस क्रिया को, विसर्प। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विसर्प। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, चाप झील का निर्माण किसके द्वारा होता है। चाप झील का निर्माण किसके द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन ए हिमनद द्वारा, पवन द्वारा, नदी द्वारा, या समुद्री तरंगों द्वारा। इसका क्या सही आंसर क्या होगा, नदी द्वारा। किसके द्वारा, नदी द्वारा। सही आंसर क्या होगा इसका, नदियों द्वारा। चाप झील का निर्माण क्या होगा, नदियों के द्वारा। देखो जैसे पिछले प्रश्न में दिया है, अ, ये जो है इसमें क्या है, जैसे नदियाँ चली यहाँ, ठीक है, जैसे नदियाँ चलती हैं, नदियाँ चलने के बाद अब धीरे धीरे यहाँ कटान करना शुरू करेंगे इस तरीके, जैसे यहाँ चली, सॉरी, जैसे यहाँ नदी चल रही है। अब ये पूरा क्या बोलते हैं, कभी पहले क्या था, ये नदी इस तरीके से यहाँ तक घूम कर जाती थी। ठीक है। अब क्या था, जैसे अपर्दन कटाव कर करके, कटाव कर करके यहाँ अवसाद जमा करती चलेगी, जमा करती चलेगी। अवसाद जैसे जमा हुए तो ये जो भाग है ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग बच करके अलग हो गया। ठीक, ये वाला भाग क्या हुआ, साइड हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, चाप झील या गोखुड़ झील। इसे क्या बोलते हैं, चाप झील या गोखुड़ झील। ये गोखुड़ झील का निर्माण किससे होगा, नदी द्वारा, और बिसर का निर्माण नदियों द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसी तरीके से, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए एंजल जलप्रपात, ऑप्शन बी नियाग्रा जलप्रपात, या ऑप्शन सी विक्टोरिया जलप्रपात, ऑप्शन डी कुंचिकल जलप्रपात। अब इसमें क्या है कि जो एंजल, इसका सही आंसर क्या होगा, एंजल जलप्रपात। क्या होगा, एंजल जलप्रपात, सॉरी, क्या होगा इसका, एंजल जलप्रपात। तो इसका क्या है कि एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसकी पता है,
इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 979 मीटर, 979 मीटर, ठीक है, 979 मीटर, ठीक। और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 807 मीटर, ठीक है। 807 मीटर गहराई है इसकी, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 979 मीटर। गहराई कितनी है? गहराई क्या है इसकी? 807 मीटर, और ऊंचाई है 979 मीटर, ठीक है। अब क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में ही दिया है कि नियाग्रा जलप्रपात। जो नियाग्रा जलप्रपात है ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। कनाडा प्लस यूएसए, कनाडा प्लस यूएसए की सीमा पर स्थित है। अब क्या विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। अफ्रीका में जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, जाम्बिया, सॉरी, जाम्बिया है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, जिम्बाब्वे की सीमा पर, ठीक है। देखो हैंड राइटिंग मत जाना मेरी, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, जिम्बाब्वे की सीमा पर, ठीक है। अब क्या है इसका? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल क्या? कुंचिकल भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। अगला प्रश्न दिया क्या? अगला, नदियाँ डेल्टा का निर्माण कहाँ करती हैं? नदियाँ डेल्टा का निर्माण कहाँ करती हैं? तो कहाँ करती हैं? समुद्र के भीतर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समुद्र के किनारे पर, ऑप्शन सी दोनों जगह, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो देखो इसका ऑप्शन ये तो गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है। सही आंसर क्या होगा इसका? समुद्र के भीतर क्या बनाती है? एस्चुअरी। समुद्र के भीतर क्या बनती है? एस्चुअरी, एस्चुअरी, सॉरी, एस्चुअरी, ठीक है। समुद्र के भीतर क्या बनती है? एस्चुअरी, और समुद्र के किनारे पर क्या बनता है? डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा। जब नदियाँ अपनी गति से बहती हैं, तो बहने के बाद जब बिल्कुल अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं नदियाँ, जब नदियाँ वृद्धावस्था में पहुंचती तो अपने साथ जो मलबा या अवसाद लाती हैं, वो समुद्र के गिरने से पहले साइड में जमा कर देती हैं। क्या? साइड में जमा करने लगती हैं। तो वो क्या करती है? वितरी, मतलब जैसे कि जब समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदियाँ जो होती हैं उनका प्रवाह धीमा हो जाता है, और नदी अपने साथ जो होती हैं, जो अवसाद लाती हैं, उन्हें साइड में जमा करने के बाद अनेक धाराओं में बट जाती हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? जब अनेक धारा में जो बटी उसे क्या बोलते हैं? वितरिका। क्या बोलते हैं उसको? वितरिका। उसको वितरिका बोलते हैं। जब नदियाँ अलग अलग मार्ग पर बट जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वितरिका। और इनकी गति इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं, और इस प्रकार प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। और सभी मुहाने पर क्या होता है? डेल्टा। सभी मुहाने पर क्या होता है? डेल्टा। अब देखो इसमें ये नहीं कि हाँ समुद्र के किनारे पर लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर मुहाना भी आ सकता है। मुहाने पर डेल्टा कहाँ बनाती है? मुहाने पर। नदियाँ डेल्टा कहाँ बनाती हैं? मुहाने पर, ठीक है। कहाँ बनाती है? मुहाने पर, मुहाने पर। अब एक बात और, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसे क्या बोलते हैं हम? उद्गम। क्या बोलते हैं? उद्गम। जहाँ से नदियाँ निकली उसको उद्गम बोलते हैं, और जहाँ पर समुद्र में मिलने से जो मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? मुहाना। समुद्र में नदियाँ मिलने से पहले क्या बनाती है? मुहाना। और जहाँ से निकलती है उसे क्या बोलते हैं? उद्गम। क्या बोलते हैं उसको? उद्गम। अगला प्रश्न है, मेहराब का निर्माण किसके द्वारा होता है? मेहराब का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो मेहराब है, ऑप्शन ए नदियों द्वारा, ऑप्शन बी भूकंपीय तरंगों द्वारा, ऑप्शन सी समुद्री तरंगों द्वारा, और ऑप्शन डी हिमनद द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी हिमनद द्वारा। अब क्या है? और इसका सही ऑप्शन के सही आंसर क्या होगा? नदियों द्वारा, भूकंप द्वारा, समुद्री तरंगों द्वारा, हिमनद द्वारा। इसका सही आंसर है समुद्री तरंगों द्वारा। किसके द्वारा? समुद्री तरंगों द्वारा। अब क्या है, मेहराब का निर्माण कैसे होता है? देखो क्या है कि जब समुद्री तरंगे, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से क्या होती है? तटीय स्थलाकृति बनती है। ये मेहराब भी क्या है? एक तटीय स्थलाकृति है। मेहराब भी क्या है? एक तटीय स्थलाकृति है। अब समुद्री तरंगे जैसे लगातार सैलों से टकराती हैं, क्या जैसे मान लो एक कोई चट्टान खड़ी है इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर क्या पानी। अब ये लहरें आएंगी, बार बार टकराएंगी, लहरें आएंगी, बार बार टकराएंगी, आएंगी टकराएंगी, बार बार टकराती हैं, ठीक है। इससे टकराने के बाद क्या होता है? इसमें एक दरार पैदा हो जाती है। इस चट्टान में क्या होती है? दरार पैदा हो जाती है। और समय के साथ साथ क्या होती है? बड़ी और चौड़ी हो जाती है। अब बार बार इसके अंदर टकराव होगा तो ये दरार चौड़ी होगी, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। जब क्या बोलते हैं उसको? समुद्री गुफा। और जैसे जैसे गुफा बड़े होते जाते हैं तो इनमें केवल छत ही बचती है,
उनमें क्या बसती है, छत ही बसती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, तटीय मेहराब। क्या बोलते हैं उसको, तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न, इसका सही आंसर क्या होगा, समुद्री तरंगों द्वारा। ठीक है, मेहराब का निर्माण किस द्वारा होता है, समुद्री तरंगों द्वारा। अब इसके अंदर पुलीन कहलाते हैं। पुलीन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं पुलीन, क्या 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 कहा इसने, पुलीन किसे कहते हैं। अब इसने ऑप्शन ए दिया, समुद्री तरंगों द्वारा किनारे पर जमा अवसादों क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कहते हैं, समुद्र जल के ऊपर उठे ऊर्ध्वाधर भाग को पुलीन कहते हैं, क्या नहीं। ऑप्शन सी कहता है मेहराब के लगातार अपर्दन द्वारा बची दीवार को। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समुद्री तरंगों द्वारा किनारे पर जमा अवसादों क्या बोलते हैं हम, पुलीन कहते हैं। समुद्री तरंगों द्वारा किनारे पर जमा अवसादों क्या बोलते हैं हम, पुलीन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुलीन। सही है। अब इसमें कहा, और समुद्री जल के ऊपर उठे ऊर्ध्वाधर भाग को, जो समुद्री जल होगा इसके ऊपर उठे ऊर्ध्वाधर भाग को क्या बोलते हैं फिर। अब इसे तो बोल दिया हमने क्या, पुलीन। क्या बोला इसको हमने, पुलीन बोल दिया। ठीक है। अब इसका क्या होगा, अब समुद्री जल के ऊपर उठे ऊर्ध्वाधर भाग को बोलते हैं हम समुद्र भृगु। समुद्र समुद्र भृगु, समुद्र भृगु कहते हैं। और मेहराब के लगातार अपर्दन द्वारा बची दीवार को क्या बोलते हैं हम, स्टेक। क्या बोलते हैं उसका हम, स्टेक। क्या बोलते हैं, स्टेक। स्टेक बोलते हैं। समुद्र मेहराब के लगातार अपर्दन द्वारा बची दीवार क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जैसे देखो यहाँ पर दिया गया है, समुद्री गुफा हो गई है। ठीक है। अब इसमें क्या है, समुद्री गुफा, जैसे कि मान लो लगातार वो होगा, अब यहाँ से क्या और तरंगे आ रही हैं। ठीक है, लगातार तरंगे आ रही हैं। अब तरंगे जो आ रही हैं इसे लगातार कटाव कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कटाव कर रही हैं, कटाव कर रही हैं। ठीक है। और क्या होगी, पहले क्या हुआ, समुद्री गुफा बनी, क्या बनी, समुद्री गुफा बनी। अब इसका जब ये कटाव ज़्यादा गहरा हो गया, कटाव जब ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम, तटीय मेहराब होगा, समुद्री मेहराब। अब समुद्री मेहराब, अब क्या ये समुद्री किनारे पर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जो है भाग बच जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीवारें बचती हैं, सॉरी, ऊर्ध्वाधर नहीं, दीवार क्या बचती हैं, दीवारें बचती हैं। आप जैसे मान लो छत भी टूट गई इसकी, ये छत भी टूट जाएगी, टूटने के बाद क्या बचेंगी, दीवारें सी बचेंगी, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्टेक। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेक। ये मत कहना कि आज का लेवल सर कुछ हार्ड है, ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी है। ठीक है, हम जो आज पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी यूपीएससी के लिए, वो कक्षा 7 8 6 में पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 है, हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है किसके द्वारा, हिमनद द्वारा, पवन द्वारा, नदी द्वारा, या समुद्री तरंग द्वारा। क्या है, यह समुद्री तरंग द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा, हिमनद द्वारा। सही आंसर क्या होगा इसका, हिमनद द्वारा। ठीक है। अब हिमनद कहते किसे, हिमनद होता क्या है, हिमनद क्या होती है, बर्फ़ की नदियाँ होती है। हिमनद क्या होती है, बर्फ़ की नदियाँ, बर्फ़ की नदियाँ, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। ठीक है, हिमनद क्या होती है, बर्फ़ की नदियाँ। ठीक है, बर्फ़ की नदियाँ होंगी। और जो हिमनद होती हैं, जब ये ऊपर से पिघलती हैं, जब ऊपर से पिघलती आती हैं, तो पिघलने के बाद क्या होती है, फिर गहरी खाई का निर्माण, गहरे गर्त का निर्माण करती हैं। गर्त कह दो या खाई कह दो। और जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से, जैसे इसने कोई खाई का निर्माण किया, और खाई का निर्माण करने के बाद क्या, जैसे मान लो ऊपर से गुजरी, उतरने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ से बर्फ़ पिघली, बर्फ़ पिघलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक चट्टान का खाई का निर्माण हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, गर्त बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ गर्त बनी, यहाँ का जो जल था वो पिघल कर साइड हो चुका है। अब क्या होगा, जो ऊपर से बर्फ़ पिघलेगा, वो पिघलने के बाद उसका जल क्या बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। और जब ये जल यहाँ बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक झील बन जाएगी। वो झील कैसी होती है, सुंदर होती है। एक बहुत सुंदर झील का निर्माण होता है हिमनद द्वारा। ठीक है। और हिमनद के द्वारा कुछ पदार्थ होते हैं, छोटे बड़े सैल होते हैं, रेत व तलछट मिट्टी होती हैं, ये सब क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हिमनद हिमोड़ का निर्माण। अब क्या कहा, हिमनद हिमोड़ का निर्माण पता है किसके द्वारा होता है, जो हिमनदियों के द्वारा लाए गए पदार्थ, छोटे बड़े सैल और रेत एवं तलछट मिट्टी जो होती है, ये सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी होने के बाद इसका क्या होता है, हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 10, लोएस का निर्माण होता है, प्रश्न नंबर 10, लोएस का निर्माण होता है, ए क्या, पवन द्वारा, ऑप्शन बी नदी द्वारा, ऑप्शन सी हिमनद द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो हम नदी द्वारा भी देख लिया। ठीक है, गोखुर झील, चाप झील, बिसर्प, ये सब क्या है, नदी द्वारा होती है। हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। ठीक है, हिमनद से क्या होता है, हिमोड़ का निर्माण होता है, सुंदर झीलों का निर्माण होता है। ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगला है पवन द्वारा। क्या, पवन द्वारा। सही आंसर क्या होगा इसका, पवन द्वारा। ठीक है, क्या होगा इसका, पवन द्वारा।
सही आंसर क्या होगा इसका? पवन द्वारा। अब पवन द्वारा क्या होता है? पवन द्वारा यही नहीं कि हाँ सिर्फ लोयस का निर्माण होता है, अब इसके अंदर बहुत सी जो स्थलाकृति होती हैं उनका निर्माण होता है। क्या होता है देखो, अब जो पवन है ये अपर्दन, जैसे देखो कोई जल है, अब जैसे नदी बह रही है यहाँ से, जो नदी साइड में मिट्टी होगी इसका बहाव करती चलेगी, चलेगी कटान, तो इसे क्या बोलते हैं? अपर्दन। जल और पवन, जल और पवन दो जो हैं ये अपर्दन के मुख्य कारक होते हैं। अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं? जल और पवन, जल और पवन। अब इसमें क्या दिया इसने कि पवन चट्टान के ऊपरी भाग को, जब क्या होती है चट्टान है, कोई क्या है, कोई एक चट्टान है मान लो, ठीक है, क्या है? एक चट्टान है, सॉरी, क्या है? ये चट्टान है, सॉरी, क्या है? ये एक चट्टान है, सब मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक चट्टान है, ठीक है। ये क्या होती है? चट्टान है एक मिनट रुको। अब क्या है? चट्टान है। अब चट्टान है, जैसे मान लो क्या हुआ, जैसे कोई मान लो पवन, चट्टान पवन जो है चट्टानी के ऊपरी भाग, चट्टान क्या होता है? ऊपरी भाग की जो अपेक्षा निचले भाग का कटान क्या करती है? जल्दी ज़्यादा तेज करती है। निचला भाग जो होगा, जैसे मान लो ये निचला भाग है, क्या है? निचला भाग है, ठीक है। एक मिनट, अब देखो ये क्या, इधर से भी हल्का हल्का कटान करना शुरू किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हवा चल रही है इधर से, तो यहाँ से भी कटान शुरू किया, ठीक है। क्या? कटान शुरू किया। अब कटान शुरू करने के बाद क्या हुआ, जैसे कटान हुआ, अब देखो क्या बनता है? छतरी की तरह बनता है ना एक, क्या बन जाता है? छतरी की तरह बन जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? छत्रक सेल। क्या बोलते हैं इसको? छत्रक सेल, छत्रक सेल, सॉरी, छत्रक सेल। क्या बोलते हैं? छत्रक सेल। मतलब पवन चट्टान के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जो हवा चलती है, हवा चट्टान के ऊपरी भाग को कम काट पाती है और निचले भाग को ज़्यादा काट पाती है। तो इस कारण क्या होते हैं, ऐसी चट्टान जो होती है उनके आधार पतले और शीर्ष जो होते हैं मोटे होते हैं। देखो ये क्या आधार है इसका, ये क्या है? आधार है, ये पतला है, और शीर्ष क्या है? मोटा है। शीर्ष क्या है? मोटा है। शीर्ष विस्तृत मतलब फैले होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम छत्रक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रक सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं? छत्रक सेल। अब अगला प्रश्न क्या है? और छत्रक सेल, अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या? अब देखो पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न, पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न। अब देखो कुछ जो प्रश्न थे, ये जो 10 प्रश्न थे ये मैंने मतलब अपने खुद पढ़ा चैप्टर को, पढ़ने के बाद जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने उसके प्रश्न रख लिए अपनी तरफ से। अब देखो एक एक प्रश्न और है इसके अंदर कि लोयस का मैदान, क्या? लोयस का मैदान जो होता है, अब इसके अंदर छत्रक शिलाएँ थोड़ी बनती है, पवन के द्वारा बहुत सारे स्थलाकृति बनती हैं। छत्रक शिला, बालू टिब्बा, ये किससे बनते हैं? इसी से बनते हैं। और लोयस भी इसी से बनते हैं। अब कहोगे लो सर लोयस बनता कैसे है? क्या कहते हैं? लोयस बनता कैसे है? जब जो मिट्टी होती है, मिट्टी के कण छोटे एवं हल्के होते हैं, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। क्या होता है? जब बालू के कण छोटे एवं हल्के होते हैं, तो वायु जो हवा चलती है, हवा उनको उठाकर अपने साथ बहुत दूर ले जाती है। और जब ये बालू कण किसी बड़े क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, जब ये बालू के कण जो होते हैं किसी बड़े क्षेत्र में गिर जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोयस कहते हैं। अब चीन में जैसे देखते हो, चीन में क्या है? चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। चीन में लोयस का विशाल क्षेत्र है, ठीक है। अब यह पाठ्य पुस्तक प्रश्न संबंधित प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न है क्या? इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। अब चट्टान थोड़ी बना देगी, क्या? समुद्री गुफा बना सकती है, किनारा बन सकता है, सेल नहीं बन सकती। क्या? सेल नहीं बन सकती, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। जैसे हिमनद क्या होता है? जब मान लो अपने साथ कुछ छोड़ देता है, क्या बोलते हैं? हिमनद जब छोड़ देता है मतलब अपने साथ लाए अपसादों को, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ही मोड़। क्या बोलते हैं? ही मोड़। जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया तुम्हें, क्या बोलते हैं? ही मोड़ बोलते हैं। अब देखो क्या, अब पुलीन है इसके अंदर, जो समुद्री तरंगों द्वारा किनारों पर जो अवसाद जमा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पुलीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुलीन कहते हैं। और नदियों द्वारा जो होती है उसे बाढ़कृत मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है?
पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी और भूकंप, ये क्या है? आकस्मिक गतियाँ, अचानक होने वाली गतियाँ। ये क्या है? अचानक होने वाली गतियाँ। सही आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, छत्रक सेल पाई जाती हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया पिछले प्रश्न में, छत्रक सेल कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पर? रेगिस्तान में। कहाँ पर पाई जाएंगी? रेगिस्तान में। छत्रक सेल मतलब इसका निचला भाग क्या होगा? पतला होगा। निचला भाग क्या होगा? पतला होगा। और ऊपरी भाग क्या होता है? फैला हुआ होता है। ऊपरी भाग क्या होता है? फैला हुआ। तो इसे क्या बोलते हैं हम? छत्रक सेल। क्या बोलते हैं? छत्रक सेल। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 15, चाप झील पाई जाती है। चाप झील कह दो, गोखुर झील कह दो। चाप झील या गोखुर झील, क्या बोलते? चाप झील या गोखुर झील। गोखुर झील। चाप झील या गोखुर झील यहाँ पाई जाती है। मतलब कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाएगी? देखो ये तो गर्त बनाएंगी नदियाँ। हिमनद क्या होती है? गर्त बनाती हैं। और रेगिस्तान, लोयस का क्षेत्र लोयस का मैदान बना देती हैं। बालू टिब्बा, छत्रक शिला, ये सब बनाती है कौन? रेगिस्तान। अब नदी क्या होती है? नदियों में क्या बनता है? चाप झील। नदियों में क्या बनती है? चाप झील या गोखुर झील। ठीक है, चाप झील कह सकते हैं या गोखुर झील कह सकते हैं। ठीक है, आज के प्रश्न हुए हमारे 15 कंप्लीट। इसी के साथ चैप्टर 3 भी कंप्लीट, कक्षा 7 का चैप्टर 3 भी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आज मेरे द्वारा समझाए हुए प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। ज़रूर नहीं, 100 नहीं, 101% करूँगा। ठीक है।